नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं BIN न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आप भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर साल इस दिन राजकीय अवकाश यानी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाती है और आज इसी जयंती के मौके पर शेयर बाजार भी बंद रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। अंबेडकर जी के कई ऐसे विचार हैं जो युवाओं को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। एक आदमी को शिक्षित करके तुम एक परिवार, एक समाज को शिक्षित करते हो। और आज ज्यादातर राज्यों में बैंक वगैरह की भी छुट्टी रहेगी अंबेडकर जयंती के मौके पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का दौरा करेंगे और अपने इस उत्तराखंड यूपी दौरे के दौरान कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज से ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी उद्घाटन होगा। देहरादून और दिल्ली के बीच ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली तक का रास्ता मात्र 3 घंटों में नापेंगी अब वोल्वो और AC बसें। तो आज से फिलहाल इसका ट्रायल फेज शुरू होगा। वैसे इस पूरे एक्सप्रेसवे की रफ्तार को एक मकान ने रोका है। इस एक्सप्रेसवे के रूट में लोनी के मंडोला गांव में एक 2 मंजिला घर स्वाभिमान की लड़ाई के चलते बाधा बना हुआ है। वहीं बिहार में आज 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है और 15 तारीख को फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। आज राज्य के सभी निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में 14-15 अप्रैल को राज्य भर के निजी अस्पताल बंद रखने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो ज्यादातर राज्यों में हीट वेव चल रही है, लेकिन अगले 12 घंटों में 9 राज्यों में बारिश और तूफान की भी चेतावनी है। देखिए बड़ी खबर, ईरान जंग में अब रूस की जबरदस्त एंट्री हुई। अमेरिका से मुकाबले की प्लानिंग कर रहा रशिया, विदेश मंत्री लावरोव चाइना पहुंचे हैं और इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि अब चाइना और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर देंगे। वहीं होर्मुज जल अडमरू मध्य रूट को लेकर भी ईरान ने महंगे तेल की चेतावनी दी और चीन ने भी इस बीच निर्बाध व्यापार का आह्वान किया है। ईरान ने भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने हर स्तर पर सहयोग किया। ईरानी राजदूत ने भारतीय लोगों का भी आभार जताया इस जंग के हालातों में। और उधर ईरान का यह भी कहना है कि हम भारतीय जहाजों को होर्मुज रूट पार करने में मदद करेंगे। ईरान ने तो अमेरिका से भी ये कहा कि अगर होर्मुज रूट पर किसी भी जहाज पर हमला किया तो फिर खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जंग अब और तेज भड़क सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि अब होर्मुज स्ट्रेट पर हम नाकाबंदी करेंगे और ट्रंप ने तो यह भी दावा किया कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, 150 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए और होर्मुज रूट से गुजरने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी अब अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी देश के जहाज ने ईरान को इस रूट से गुजरने का टैक्स दिया तो फिर हम उस जहाज को यहां से नहीं जाने देंगे। ऐसे में कहने का मतलब ईरान और अमेरिका दोनों ही देश अब होर्मुज रूट पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल, आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। होर्मुज पर दोनों देशों की तानातानी बढ़ रही है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी कि नाकाबंदी के पास भी आए, अगर ईरानी जहाज तो हम ईरानी जहाजों को तबाह कर देंगे। भारत के जहाजों पर भी रिपोर्ट आ रही है कि होर्मुज जल अडमरू मध्य रूट में तकरीबन 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार भी सक्रिय है, बातचीत चल रही है। और एक राहत की खबर तो यह है कि ट्रंप के होर्मुज बंद करने की चेतावनी के बीच भी कुछ जहाज भारत पहुंचे हैं जो ईरानी क्रूज के जहाज हैं। ये डेटा आप देख सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते इस तनाव के मद्देनजर भी भारत सरकार का यही कहना है कि अभी भी हमारे देश में LPG गैस की कोई कमी नहीं है। पैनिक बाइंग करने से बचें। 95% ग्राहक अब
डिजिटल माध्यम से एलपीजी की बुकिंग कर रहे हैं। रशिया से भी क्रूड ऑयल पर रिपोर्ट आ रही है कि रूस से तेल आयात 19 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच चुका है। पिछले महीने मार्च में ही सरकार ने रशिया से ज्यादा तेल खरीदना बढ़ा दिया था। 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव के बाद भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी बढ़ाई है। अभी भारत रूसी तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। युद्ध के हालातों का दुनिया भर के देशों पर असर दिखा। भारत में भी महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट आ रही है कि रिटेल महंगाई दर पिछले महीने मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। खाने पीने की चीजें महंगी होने का यह असर दिखा। और अभी तो ईरान जंग की वजह से और बढ़ सकती है महंगाई। यह मार्केट एक्सपर्ट्स की भी चेतावनी निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले सीज फायर हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई, तो इसका असर बीते दिन शेयर मार्केट पर, सोना चांदी के भाव पर भी देखने को मिला। चांदी में एक ही दिन में 2,953 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और सोना भी 316 रुपए तक सस्ता हुआ। ईरान जंग के बाद से लेकर अब तक 45 दिन में सोना 9,000 रुपए टूट चुका है, जबकि चांदी 30,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसलकर 23,870 पर बंद रहा। और न सिर्फ भारत के बाजार पर असर दिखा, बल्कि पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के विफल होने का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर भी नजर आया। पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया, 6,000 अंक टूटा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईरान में 1.5 महीने से इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर IRGC भी अब सशक्त हुई। और इस बीच खबर आ रही है कि हंदाला ने सऊदी अरब पर साइबर अटैक भी किया और ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी की भी कड़ी आलोचना की है। वहीं दुनिया के पोप लियो ने भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा। और पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो महंगाई का डबल अटैक देखने को मिल रहा। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान की जनता पर अरबों रुपयों का नया बोझ पड़ेगा इससे। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट अब पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। अगले 48 घंटे में बिहार में नई सरकार बनने की संभावना तेज हुई है। खबर है कि आज शाम 4 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। NDA की बैठक में फाइनल होगा नाम। फिर कल 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले सम्राट चौधरी के आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ाई गई। 100 मीटर के दायरे में एंट्री पर भी रोक लगी है। तो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की ताजपोशी का प्लान भी कंप्लीट बन चुका है। कल 15 अप्रैल को शपथ लेगी NDA की सरकार। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, भास्कर सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री के लिए 34% लोगों की पसंद सम्राट चौधरी ही हैं, जबकि 31% लोग बोले कि निशांत सत्ता संभालें। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। वैसे आपकी क्या राय और विचार है? बिहार में नया CM किसको बनाया जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान आज बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। अगली खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि श्रमिकों की कमी और बढ़ती लागत से हमारे देश भारत का मैन्युफैक्चरिंग निर्यात यानी एक्सपोर्ट का क्षेत्र काफी दबाव में है। जहां पहले से ही पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग चला रही है और इस बीच हमारे देश में भी श्रमिकों की कमी है और लागत बढ़ रही है इंडस्ट्री में, उद्योग में। तो इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 चरण को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य वेंचर कैपिटल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप्स MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला अपडेट देखिए। उत्तर भारत में पहली बार बनेगा विमान इंजन टेस्टिंग केंद्र। ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर यह परियोजना शुरू होने जा रही है नॉर्थ इंडिया में। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और वहीं खबर है, विधायिका में महिलाओं को आरक्षण 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय होगा।
यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीते दिन राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक साबित होगा। पीएम का प्लान है 2029 तक नारी वंदन कानून लागू किया जाए और राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिलाओं से बोले कि मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन जानता सब हूं। हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी हैं। हालांकि विपक्ष कई मायनों में इस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस से सोनिया गांधी ने भी दावा किया कि महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन असली मुद्दा है। उन्होंने पूछा कि चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र की क्या जरूरत थी। पश्चिम बंगाल में लाखों लोग नहीं डाल सकेंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जी हां, बंगाल में जो एसआईआर अभियान के दौरान जिन लोगों के नाम कटे थे वे लोग वोट नहीं दे सकेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो इस स्टेज पर हम इस मुद्दे में दखल नहीं देंगे। अगर ऐसे ही आपत्तियां आती रहीं तो फिर चुनाव कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि बंगाल में 34 लाख मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। वैसे तो एसआईआर से पहले बंगाल में वोटर्स थे 7 करोड़ 66 लाख, लेकिन एसआईआर के बाद 6 करोड़ 76 लाख वोटर्स रह गए। तकरीबन 90 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनियों को पेट्रोल बम से जलाने की साजिश रची जा रही थी। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सैलरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन हुआ था। मजदूर यूनियन रीचा की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्रियों पर पेट्रोल बोतलें फेंक कर जला दो। बीते दिन नोएडा समेत कई जगहों पर फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर, नोएडा में भी पुलिस की जीप समेत 5 गाड़ियां फूंक दी। हाई अलर्ट पर आई दिल्ली पुलिस भी। पूरे दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट जोन में घोषित कर दिया। 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट भी चिन्हित किए गए, जिन पर कार्यवाही की गई। तकरीबन 350 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई। शोरूम के बाहर कारें फूंक दी। कई लोगों ने 150 गाड़ियां तोड़ी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल कमेटी भी बनाई। नोएडा में औद्योगिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अब नई समिति गठित की गई है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। 24 घंटे के अंदर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हो। अब कर्मचारियों को ओवरटाइम की दुगुनी सैलरी मिलेगी, समय पर सैलरी मिलेगी और उनका बोनस भी सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। नए नियमों के तहत अब 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। साप्ताहिक अवकाश या रविवार को काम करने पर दुगुनी मजदूरी मिलेगी। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को सीएम योगी ने एक तरह की साजिश भी बताया। तो अखिलेश यादव बोले कि मजदूरों के जख्म पर नमक ना छिड़के। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BIN चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।